हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, क्योंकि जो सपना आपने डॉक्टर बनने के लिए देखा था उसके लिए बस 1 महीना बचा हुआ है। तो उम्मीद है सभी लोग पढ़ाई तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बेटा बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है एरर। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप मान के चलो कि आपके नीट के एग्जाम के अंदर 8 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताने का आपको काम करता हूं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले। तो आज बेटा जो टॉपिक हम कवर करेंगे, पहले हम देखेंगे एरर है क्या, एरर की क्या डेफिनेशन होती है, एरर को समझेंगे अच्छे से। फिर हम टाइप्स ऑफ एरर पे जाएंगे। टाइप्स ऑफ एरर में बेटा ये 3 तरह का फिर आपका हो जाता है, जिसमें पहला आपका होगा सिस्टमैटिक एरर, फिर बेटा दूसरा आपका होगा रैंडम एरर, और तीसरा और मैं एक ऐड कर देता हूं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये है ग्रॉस एरर। फिर बेटा सिस्टमैटिक एरर भी आपका 3 टाइप का और हो जाता है। सिस्टमैटिक एरर को अगर मैं और 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, और इन्वायरमेंटल एरर। इन सब की बात हम करेंगे। फिर बेटा कैलकुलेशन ऑफ एरर की तरफ चलेंगे कि एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लास्ट बेटा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि एरर के कॉम्बिनेशन के हम रूल्स देखेंगे कि एरर को अगर ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को अंदर ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एरर है क्या। एरर की सबसे पहले हम बेटा डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन it is the difference between actual value and measured value। एरर की जब बेटा हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। अब सर ये एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है क्या, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू एक्चुअल है और कौन सी वैल्यू मेजर्ड है। एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं, लेकिन हाँ आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि एरर है क्या। इसको बेटा मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूं, मैं अभी पूरा एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा कि ये है क्या। एरर हमारा जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस, क्योंकि बेटा डिफरेंस की जब बात की जा रही तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, माइनस करके। अच्छा, अब जरा एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या है। देखो बेटा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल में लेने का काम करता हूं। मान के चलो जैसे आपके घर पे किसी ने कहा, ठीक है, कि जाओ बेटा एक काम करो कि मार्केट से, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जाओ एक काम करो कि बाजार से 1 किलो आलू ले आओ। ठीक है, 1 किलो आलू लेने के लिए कहा, तो बेटा ध्यान रखना 1 किलो आलू लेने के लिए तुम गए। अब होता ऐसा है कि देखो आलू कोई बहुत महंगी चीज तो है नहीं, मार्केट में पता चला लेने गए, ठीक है, तो आलू का प्राइस मान के चलो चल रहा है 10 रुपए किलो। तो हो सकता है वो 50-100 ग्राम ज्यादा भी दे दे। ठीक है, चाहिए तो 1 केजी दे, बट हो सकता है, देखो कम तो खैर नहीं देगा, क्योंकि कम के लिए हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हमें ज्यादा मिले तो ठीक है, कम नहीं चाहिए। हो सकता है कि हमने ऑर्डर तो 1 केजी के लिए किया था, या आप लेने तो 1 केजी गए थे, हो सकता है कि हो 1050 ग्राम, या हो सकता है 1100 ग्राम, इतना आ जाए। दुकानदार भी सोचेगा कि ठीक है यार, आलू आते ही कितने रुपए, 10 रुपए किलो आ रहा है, ठीक है, अगर मान के चलो 1100 ग्राम में 1050 ग्राम चला भी गया तो 1 रुपए से क्या फर्क पड़ जाएगा, ना तो वो अमीर हो जाएगा, ठीक है, ना वो गरीब हो जाएगा, ना हम अमीर हो जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखो, जब हमसे, ठीक है, घर पे अगर किसी ने बोला कि जाओ 1 किलो आलू लेके आओ, तो बेटा ध्यान से समझो कि ये जो है आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। क्लियर हो रही है बेटा बात। और ये जो वैल्यू है जो आप वहां पर जाके आपने जो आलू खरीदे वो आपकी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू। ये बेटा आपकी ध्यान रखना, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये यहां पर मैंने 1050 ग्राम लिखा, ऐसा भी हो सकता है कि 950 ग्राम आ जाए। बहुत सारे तो बेटा सब्जी बेचने वाले तो ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उनके पास जो होता है ना तराजू,
ठीक है, उसमें चुंबक लगा रखी होती है। हमें लगता है कि वजन ज्यादा आ रहा है, बट एक्चुअल में वजन ज्यादा नहीं आता। वजन तो एक्चुअल में वजन दिख रहा है ज्यादा है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो आलू हमें मिलते हैं वो तो कम ही होते हैं। तो बेटा ध्यान से समझो, मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूं कि जब 1 kg आलू हमसे लेने के लिए कहा तो वो हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई, और जो हमने वहां पर जाके खरीदा वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक्यूरेट होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, खासकर सब्जी वाले मामले में। तो वो आपकी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई। एक और एग्जांपल आप एनालाइज कर सकते हो। देखो, जैसे मान के चलो कि मुझे एक बेंच बनवानी है, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे एक स्टडी टेबल बनवानी है। अब स्टडी टेबल के लिए मैं गया कारपेंटर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे 4 मीटर लंबी एक बेंच बनवानी है। जब मैंने उसे 4 मीटर के लिए कहा, ध्यान देना, जब मैंने उसे 4 मीटर के लिए कहा तो 4 मीटर हो गई एक्चुअल वैल्यू। अब उसने मान के चलो बनाई, उसने जब मान के चलो बेंच बनाई, तो हो सकता है वो थोड़ी ज्यादा भी हो जाए और हो सकता है थोड़ी कम भी हो जाए, तो वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे क्या सर मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम नहीं हो सकती? बेटा अगर सेम हो गई तो फिर एरर किस बात का रह जाएगा, फिर तो एरर होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। एरर क्या है मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। एरर का बेसिक मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है, हम जो ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू है, और वहां पर, ठीक है, मैंने इस एग्जांपल से आपको क्लियर किया कि वहां पर जाके हमने जो सब्जी खरीदे या जो आलू हमने खरीदे वो हमारी क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एरर की तरफ चलते हैं। अब बेटा हम टाइप्स ऑफ एरर की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में जो पहला एरर हमें पढ़ना है उसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए, दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर at which reason can be known and they can be controlled। सिस्टमेटिक एरर बेटा ऐसे टाइप के एरर होते हैं जिनका आपको रीजन पता होता है। आप खुद समझो एरर का क्या मतलब निकल के आ रहा है। एरर का मतलब होता है मिस्टेक जो हम मेजरमेंट में कर रहे हैं। अब मिस्टेक कैसे सुधारी जा सकती है, मिस्टेक तभी सुधारी जा सकती है जब हमें उसका रीजन पता हो। तो सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर है, ठीक है, जिनका हमें रीजन पता होता है। और अच्छा, जब आपको रीजन पता है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप के होते हैं उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो पहला जो आपको समझना है, अच्छा मैं एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो एरर आप देख रहे हो इनको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, नीट वगैरह में इससे चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको समझना तो देखो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक नहीं समझोगे तो आप कैलकुलेशन ऑफ एरर में आपको दिक्कत होगी। तो टॉपिक तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। ये फिजिक्स है बेटा, यहाँ पर जंप करने से काम नहीं चलता है, आपको पूरा एक सिस्टमेटिक टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक की बात हो रही है और सिस्टमेटिक देखो एरर भी पढ़ रहे हैं, तो अगर जंप करोगे तो देखो सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा, ध्यान रखो। हाँ, पहला देखो कौन सा है, ह्यूमन एरर। दूसरा जो एरर होगा जिसकी हम यहां पर बात करेंगे वो हमारा होगा एनवायरमेंटल एरर। तीसरा जो होगा उसको हम ग्रॉस एरर बोल सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ग्रॉस एरर की हम थोड़ा अलग से ही बात करेंगे। हम देखने का काम करते हैं ह्यूमन एरर को। नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है, बस समझना है। ह्यूमन एरर मतलब जो ह्यूमन की मिस्टेक की वजह से क्रिएट हो। अब बेटा हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है ना, वो ह्यूमन एरर से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंडिया गवर्नमेंट का ह्यूमन एरर की वजह से। इसलिए थोड़े अलग अलग स्किलफुल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि भैया ऐसे लोगों को थोड़ा सुधारा जा सके। अब ह्यूमन एरर कैसे आ सकता है, देखो ऐसे समझो, अभी तो तुम लोग पढ़ाई वगैरह में ज्यादा बिजी रहते हो, ज्यादा बाहर वगैरह निकलते नहीं हो, या फिर और ज्यादा घर के जो एडिशनल काम होते हैं वो तुम्हें नहीं करने पड़ते। जब थोड़ा बाहर वगैरह निकलोगे, ठीक है, मान के चलो जैसे सब्जी लेने जा रहे हो, अब सब्जी लेने जा रहे हो, पता चल रहा है जो सब्जी मेजर कर रहा है, ठीक है, वो मेजर ही नहीं कर पा रहा है, क्यों, तराजू में से हाथ कपने लगे हुए हैं। हाथ कपेंगे भैया तो बैलेंस प्रॉपर कहां से बन पाएगा, ठीक है।
अब मान के चलो तुम्हें जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, ये सब काम अभी नहीं बेटा, निकल आगे चल के तो करवाना ही पड़ेंगे। अब मान के चलो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम कराना है तो भैया किसकी जरूरत होती है, कारीगर की जरूरत होती है और मजदूरों की जरूरत होती है। अब मान के चलो जो मजदूर आ गया, ठीक है, वो खाली पेट आ गया, सुना ध्यान से, खाली पेट आ गया तो क्या एनर्जी है नहीं, एनर्जी है नहीं तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा भैया तो सिंपल सी बात है मिस्टेक तो होगी। पता चल रहा है कोई सामान उठाया नीचे गिर गया, ठीक है, बार बार हर 5-5 मिनट में बैठ जा रहा है, खाना नहीं खाएगा तो कहां से एनर्जी आएगी। तो यही बेटा रीजन है ह्यूमन एरर का, कि ह्यूमन एरर जो होते हैं ध्यान रखना है वो ह्यूमंस की मिस्टेक की वजह से ही क्रिएट हो रहे हैं। अब एक मैं तुम लोगों को सीन बताता हूँ, क्या हो रहा था कि हमारे साइड में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हुआ ऐसा कि हमारे साइड जो लेबर का रेट चलता है, ठीक है, 400 चलता है, तो 400 चलता है, लेकिन वही बात है, अंकल जो थे थोड़े कंजूस टाइप के, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं यार हम 400 नहीं देंगे, हम तो 350 देंगे, ठीक है। वो 350 में मान गया, चलो कोई दिक्कत, 350 में मान गया। और बाद में अंकल ने क्या किया, 5 बजे कारीगर लोगों की छुट्टी हो जाती है, उसने जो है 2 घंटे एडिशनल काम किया, ठीक है, अंकल ने 2 घंटे एडिशनल भी काम करवा लिया और 50 रुपए कम भी दिए, ठीक है। बाद में ये पता चला, ठीक है, कि जो उसने दीवार बनाई वो दीवार ही टेढ़ी बना दी, सुनना, मतलब 50 रुपए बचाने के चक्कर में उस पूरे 5,000 या मान के चलो 5,000 बोले या 10, पूरे 10,000 का नुकसान करके चला गया। तो ये किसकी गलती है, ये भैया ह्यूमन की तो गलती है। उससे ज्यादा गलती मैं कहूंगा किसकी है, उससे ज्यादा गलती मैं कहूंगा अंकल की है, ठीक है यार, वो भी तो बेचारे इंसान है, ठीक है। अब वो बात है कि भाई रोटी वगैरह घर का पेट भरना है, ठीक है, रोटी के लिए पैसे कमाने हैं, तो भाई मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन एक तो आप 2 घंटे एडिशनल काम करा रहे हो, ऊपर से 50 रुपए कम भी दे रहे हो, ठीक है, तो फिर वो लापरवाही तो देखो सामने वाला करेगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ह्यूमन एरर जो होते हैं वो हमारे ह्यूमंस की मिस्टेक की वजह से ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगला बेटा आ गया एनवायरमेंटल एरर, नाम से ही क्लियर हो रहा है सर कि एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग का इफेक्ट की बात की जा रही है। अब एक बात ध्यान देना, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है या तो जनरली सर्दियों में किया जाता है और या फिर बारिश वगैरह के टाइम किया जाता है, गर्मियों में मोस्टली अवॉइड किया जाता है, ठीक है। गर्मियों में क्यों अवॉइड किया जाता है, देखो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जैसे कोई दीवार वगैरह बन रही है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, रेगुलर थोड़ी इसकी तलाई करनी पड़ती है, लगातार उसमें पानी डालना पड़ता है, ठीक है। अगर फिजिक्स में एडेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट जानते हो तो इस बात को समझ पा रहे हो कि बार बार पानी क्यों डालना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। निकल एक बात समझो, गर्मियों में क्या होता है ना, गर्मियों में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि थोड़ा पानी आप डालोगे तुरंत सूख जाएगा। निकल वहीं अगर बात करें बारिश की, बारिश में तो भैया बारिश होगी तो ज्यादा तलाई करने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में एवोपरेशन का रेट स्लो होता है, अगर एवोपरेशन का रेट स्लो है तो पानी हमें फिर भी गर्मियों के जितना तो नहीं देना पड़ेगा, बस थोड़ा कम देना पड़ेगा। यही रीजन है बेटा कि ज्यादातर काम आपके या तो सर्दी के वक्त किए जाते हैं और या फिर आपके सॉरी या फिर आपके रेनी सीजन के टाइम किए जाते हैं। अब कैसा नहीं है कि गर्मियों के टाइम काम नहीं चलता है, बेटा काम तो आपका गर्मियों के टाइम भी चलता है, ठीक है। अब मजदूर को तो भाई जैसा मैंने कहा पेट पालना है, ठीक है, आप उसे अननेसेसरी मान के चलो धूप में मेहनत करा रहे हो, ठीक है। निकल बेटा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे धूप में मेहनत नहीं करानी चाहिए, वो भी बेचारा इंसान है, ठीक है, वो तो रोटी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो धूप में भी कर देंगे। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, अब खुद एनालाइज करो। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको धूप में बैठ के आपका नीट का एग्जाम देना है तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे बेटा, ठीक है। बाहर की धूप की वजह से पता चल रहा है पसीना आ रहा है, ठीक है, इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है कि पेपर तो दे ही नहीं पा रहे हो, तो एनवायरमेंटल एरर आना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो बेटा अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से क्लियर हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आना, ठीक है। अब तुम लोग का तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं तो भाई साहब बहुत क्रांतिकारी था इस मामले में, ठीक है। देखो ऐसा है, क्लास में बहुत सारे बच्चे स्केल लेकर आते थे, ठीक है, हम लेके कभी नहीं गए, ठीक है भाई साहब, हम तो सीधी लाइन खींचते थे, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, देखो सीधी लाइन एक फ्लो में। हाँ अभी शायद उतनी नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है, बट बेटा कॉपी बहुत प्रॉपर तरीके से आती थी। और एक हमारा भाई साहब स्कूल का मास्टर तो ऐसा था, ठीक है, ऐसे हाथ रखा, ठीक है, और भाई साहब ऐसे ऐसे खट 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 सीधी लाइन वो खींच देता था, पता नहीं भाई साहब कहाँ से ऐसा टैलेंट लाते हैं। और एक हमारी वो अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें पता नहीं पेज को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है, पता नहीं भाई साहब इतना टैलेंटेड लोग कहाँ से आ जाते हैं। मतलब वहां तो इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। होता क्या है ना कि लोहे वाला स्केल जो होता है वो तो अगर हम ज्यादातर यूज करते रहे टाइम के साथ घिस जाता है,
ठीक है, टाइम के साथ घिस जाता है तो फिर ऐसा होता है कि लाइन उतनी प्रॉपर नहीं आती। और देखो ये बात तुम लोग भी समझ रहे हो, स्केल जो लोहे वाला स्केल होता था, लाइन खींचने से ज्यादा एक दूसरे को मारने के ज्यादा काम आता था। हम लोगों ने तो बेटा कई बार ऐसा तक किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता था कंस्ट्रक्शन टाइप का, ठीक है। अब स्कूल वाले सर आ गए कि हाँ बताओ होमवर्क कौन करके लाए कौन नहीं लाए, ठीक है। अब ऐसा है उसमें ऐसे ही कुछ करना पड़ता था कि यहाँ पर प्रकाल को रखा, एक आर्क यहाँ लगा दिया, ठीक है, और दूसरा यहाँ लगा दिया। अब सर को क्या पता चल रहा है कि हमने हाथ से आर्क लगाया है या फिर कंपास से लगाया है, ठीक है। वही बात है ना कि बने हुए को और कितना बेवकूफ बनाएंगे। तो बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर समझो, इंस्ट्रूमेंटल मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट की एरर की वजह से। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से सुनो, देखो अभी वो जो आलू वाला एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने कहा था कि आप मार्केट गए आलू लेने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आलू अगर 1 kg आपको लेना था तो ठीक है, वो हो सकता है 1050 ग्राम दे दे या हो सकता है 1100 ग्राम दे दे, ठीक है। आलू आता ही कितने रुपए, 10 किलो अगर आ रहा है, ठीक है, और उसने 1100 ग्राम दे दिए तो 1 रुपए में ना तो वो गरीब हो जाएगा और ना तुम अमीर हो जाओगे, ठीक है। बट बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, सुनना ध्यान से, जब हम बात करते हैं गोल्ड की, अगर गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो भाई साहब 100 ग्राम तो बहुत दूर की बात है, वहां तो आपसे 1-1 ग्राम का हिसाब लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, सुनना बेटा। गोल्ड का प्राइस देखो, मुझे तो नहीं पता है कितना चल रहा है, कमेंट में बताना। चलो मैं 50,000 मान, 10 ग्राम सोने का जो प्राइस चल रहा है 50,000 चल रहा है, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम का निकाले तो कितना हो जाएगा सर, 5,000 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब एक बात समझो कि अगर आप मान के चलो, जैसे आपने कहा कि हमें 50 ग्राम सोना चाहिए, 50 ग्राम अगर आपको सोना लेना है तो भाई साहब वो ऐसे तराजू में तौल के नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर ऊपर पंखा चल रहा है या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग में जो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है, उसका उसकी रीडिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर ऊपर से पंखा चल रहा है तो अगर मान के चलो हमारी कोई वेइंग मशीन है, आजकल तो वैसे भी वही है ना कि अब देखो तराजू से ऊपर उठ चुके हैं। अब ज्यादातर ऐसी मशीनें यूज किया जा रही है कि यहाँ पर हम ऊपर वजन रख देते हैं और यहाँ पर हमारी रीडिंग शो हो जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रीडिंग्स पर, ठीक है। अगर ऊपर मान के चलो पंखा चल रहा है, गर्मी है या सर्दी है, तो भाई साहब आराम से 2 या 3 ग्राम का अंतर आ सकता है। और बेटा 1 ग्राम का 5,000 है, और अगर 2 या 3 का अंतर आ गया, 10-15 हजार का नुकसान या तो उसे हो जाएगा या फिर हमें हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है कि सोने का जो मेजरमेंट करता है एक एक बंद चैम्बर के अंदर करता है। एक ऐसा मानो कि वो एक चैम्बर टाइप का होता है, वो सराउंडिंग से क्या होता है, चारों जगह से बंद होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम जो मेजरमेंट है बहुत ज्यादा एक्यूरेट वे में कर सके। 100% एक्यूरेट में नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है, ऐसा तो है नहीं कि हमने चारों जगह से अगर बंद कर दिया तो 100% वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। बट फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ 99% तक एफिशिएंट है, 99% तक ये सही रीडिंग हमें देता है। तो मुझे उम्मीद है आप तीनों तरह के एरर समझ गए होंगे। ह्यूमन एरर किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं, भाई मजदूर खाना खा के नहीं आ रहे, खाना खा के नहीं आएंगे तो कहां से होगा। मान के चलो मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि हाँ बेटा एक काम करो, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के दिखाओ। अब पता चला वो नींद में उठकर आया, नींद में उठ के आया तो वो कहां से बता पाएगा, वो पता चला उसने ऐसा बना रहा है, ऐसा बना रहा है, कुछ और कर रहा है, ठीक है। या फिर मैंने कंस्ट्रक्शन बनाने को बोल दिया, 10th क्लास में बनाते थे ना कंस्ट्रक्शन, मैंने उसको वो बनाने के लिए बोल दिया, तो कहां से बना पाएगा। तो ह्यूमन एरर्स बेटा ह्यूमन की गलती की वजह से क्रिएट होते हैं। अब गलती बेटा हजारों रीजन की वजह से हो सकती है। एनवायरमेंटल एरर, भाई साहब गर्मी ज्यादा है तो उसमें मजदूर से काम करा रहे हो, ठीक है। या मैंने किसी स्टूडेंट को बोल दिया जाओ एक काम करो, आज तुम्हें धूप में बैठ के पेपर देना है, तो धूप में बैठ के पेपर कैसे दिया जाएगा, सराउंडिंग की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो सिंपल सी बात है कि पेपर जब हम देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो हो ही जाएगा। वही पंगा मजदूर के साथ। तीसरा आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के खराब हो जाने की वजह से स्केल लगातार यूज कर रहे हैं, घिस चुका है तो सही रीडिंग नहीं बताएगा, लाइन सीधी नहीं खींचेगी, टेढ़ी खींचेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तीनों टाइप की एरर आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे थ्योरेटिकल एरर्स थे जो हो चुके हैं। अब इसके बाद बेटा हमें एरर की कैलकुलेशन की तरफ चलना है, और हम बोल सकते हैं कि अब जो टॉपिक आएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बेटा फाइनली हम रैंडम एरर की बात करने वाले हैं। रैंडम एरर देखिए क्या होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, नोट बेटा जरूर साथ साथ करते जाना। क्या होता है कि जब टीचर आपको समझाता है तो आपको सारी बातें साथ साथ क्लियर होती है,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हो। और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके 8 नंबर नीट के अंदर कहीं नहीं गए। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर in which reason is unknown and they can be minimized by taking multiple reading. ध्यान से देखो बेटा, रैंडम एरर, रैंडम का मतलब क्या होता है, कहीं से भी आ जाना। एक ऐसा एरर है, ध्यान रखना, जहां पर रीजन हमें पता ही नहीं है, मतलब इसके आने की क्या वजह नहीं पता, ठीक है। दे कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब आपको यही नहीं पता कि एरर आ किस वजह से रहा है तो आप उसको पूरी तरह एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते। ध्यान देना, जैसे फॉर इसको ऐसा समझो, देखो आपके मान के चलो जैसे अभी 11th-12th में अगर थे तो आपके 70 में से नंबर आए 45, आपके 70 में से एक बार आए 45 नंबर, उसके बाद दूसरी बार भी पता चल रहा है आपके 45 नंबर आ रहे हैं या उससे थोड़े कम आ रहे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा। अब नंबर इंप्रूव आपके क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फैक्टर है आपको ये नहीं पता कि आप गलती कहां कर रहे हो। इसलिए मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं कि अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि आपने गलतियां कहां की है और अगले पेपर में आप कहां उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये आप करोगे तो आपके डेफिनेटली नेक्स्ट बार बहुत अच्छे नंबर देखने मिलेंगे, ठीक है। अच्छे कितने आएंगे वो मैं नहीं कह सकता, बट आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने मिलेगा। अगर इस बार 45 आए थे तो हो सकता है अगली बार 50 आए या 55 के आसपास पहुंचे। तो गलतियां जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं देखोगे कि गलतियां हो कहां रही है तो कैसे पहचान पाओगे। तो ध्यान रखना बेटा, रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जहां पर रीजन तो हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से आ रहे हैं, और जब तक हमें ये नहीं पता कि इनका रीजन क्या है तो उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक बढ़िया सी चीज देखते हैं। एक काम करना, अपनी कॉपी में पीछे रफ पेज पर अपना नाम लिख के देखना, 5 बार अपना नाम लिख के देखना। जैसे देखो मैं अपना नाम लिख के देख रहा हूं, एक बार लिखा, ठीक है। अब देखो दूसरी बार लिखते हैं, एक और बार लिखता हूं, एक और बार लिख देते हैं, 4 बार काफी, एक बार और लिख। ये बताओ, पहली बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा, ठीक है, क्या ये चारों के चारों दिखने में एक जैसे हैं? नहीं सर, चारों जैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो एस थोड़ा अलग बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ रहा है, पूरी तरह, ठीक है। ध्यान रखना, तो अब तुम कहोगे नहीं सर आप नाटक कर रहे हो, बेटा पीछे खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। हो सकता है 98% सेम हो जाए, हो सकता है 99% सेम हो जाए, 100% सेम नहीं होगा। और अगर 100% सेम बोल रहे हो, ठीक है, तो आंखों का चेकअप करो, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसा ही कुछ बेटा रैंडम एरर में होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने पहली बार नाम लिखा, दूसरी बार लिखा, अब दूसरी बार जैसा मैंने नाम लिखा, कोशिश तो वही थी कि पहले जैसा लिखूं, बट सेम नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, नहीं पता, कोई रीजन है नहीं इस बात का। और जब तक रीजन नहीं पता तो उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंडम एरर क्या होता है। ये भैया रफ में करके देख लेना, कुछ लोगों को भरोसा होगा नहीं। कितनी कोशिश कर लेना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कितनी कोशिश कर लोगे, ठीक है, तब भी सेम देखने में नहीं होगा। 99% हो सकता है, 100% नहीं होगा, चाहे कितनी कोशिश कर लो। और अगर हो जाए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसमें फोटो जरूर भेजना, तुमको बढ़िया से गिफ्ट देंगे फिर। हाँ चलो, दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर, ये हमारी बात हो गई। अच्छा, बाद में हमने ये लिखने का काम किया, दे कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। अब ये मल्टीपल रीडिंग है क्या, चलो तो एक काम करते हैं, चलो इसको हम ऐसे एनालाइज करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सबसे पहले। देखो ऐसा मानो कि हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अभी हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ रहे हैं। इस ब्लैक बोर्ड की मुझे लेंथ मेजर करनी थी। जब इस ब्लैक बोर्ड की मुझे लेंथ मेजर करनी थी तो मैंने एक काम किया, ठीक है, हमारे सामने टोटल 5 पर्सन थे। मैंने पहले वाले को भेजा, मैंने कहा एक काम करो उसकी लेंथ मेजर करो। तो उसने मुझे जो लेंथ बताई वो बताई
2.65 मीटर। ये किसने बताई? ये मुझे पहले पर्सन ने बताई। इस पहले पर्सन को ए से दिखा। हाँ, अब मैंने दूसरे को भेजा, मैंने दूसरे से कहा लो ये एज टेप, ये स्केल तो मैं दे दिया, आप जल्दी से मेजर करके बताओ उसकी लेंथ क्या है। दूसरे ने कहा कि 2.65 नहीं आ रही है, ये लेंथ जो आ रही है 2.68 निकल के आ रही है। मैंने कहा ठीक है, अब तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, देखना पड़ेगा कि ये सही है कि वो सही है। मैंने एक काम करा, मैंने कहा सी को भेजा, हमने कहा हाँ अब तुम जाओ पता करो कि ये क्या मामला है, कौन सही है कौन गलत है। तो उसने कहा कि सर 2.68 नहीं 2.70 आ रही है। मैंने कहा अब तो और कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि डिफरेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने फिर डी को भेज दिया, उसके बाद ई को भेजा। जब डी को भेजा तो डी बोलते हैं कि नहीं सर लेंथ तो कम निकल के आ रही है, 2.64 निकल के आ रही है। ई को भेजा तो ई बोलते हैं नहीं सर 2.63 निकल के आ रही है। अब किस पे भरोसा कर लें? ठीक है, ये बोल रहा है सर मैं भी सही हूं, ये बोल रहा है सर मैं भी सही हूं, किस पे भरोसा करें कि किसने सही किया? मैंने कहा कि अब ऐसे तो किसी पर डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर सर क्या करें? तो बेटा ऐसे में हम क्या करते हैं, मीन और एवरेज निकालने का काम करते हैं। तो उसी की बात हम करते हैं। मीन और एवरेज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप खुद बताओ, आपका आपकी जो परसेंटेज निकाली जाती है वो भी तो आपका एवरेज होता है, कैसे निकालते हो? टोटल मार्क्स नीचे, ऑप्टेन मार्क्स ऊपर, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम यहां पर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सबको ऐड करो, 2.65 2.68 प्लस 2.70 प्लस 2.64 प्लस 2.63 और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। मैं आपको कैलकुलेट करके आंसर बता देता हूं। तो 2.65 को हाँ भैया, जो फाइनल आंसर आ रहा है 2.66 आ रहा है। तो बेटा ध्यान रखो, एक्चुअल जो लेंथ निकल के आई 2.66, अब यही हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो जरा, रैंडम एरर के केस में हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता होती नहीं, हमें क्या होगी, मल्टीपल रीडिंग दे रखी होगी। मल्टीपल रीडिंग दे रखी होगी तो अगर एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के जो फाइनल वैल्यू आती है उसी को हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ध्यान रखना, अब ये हो सकता है किसी के बराबर भी हो जाए। यहां देखो ऐसे 2.66 आई और ये किसी के बराबर नहीं है, ठीक है, आसपास सभी के हैं। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि देखो वही बात है ना, आपकी जैसे बोर्ड एग्जाम में मान के चलो 90% नंबर आए, तो 90% आए तो उसका यही तो मतलब होता है कि किसी में हो सकता है 88 हो, किसी में हो सकता है 90 से ज्यादा हो। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आई तो 90% है बट नंबर कितने आए हैं, किसी में 50 आए, किसी में 60 आए, किसी में 55 आए, ऐसा तो होता नहीं। वही बात बेटा यहाँ पर फॉलो हो रही है। अगर ये 2.66 निकल के आया है तो उसका मतलब ये है कि बाकी जो भी वैल्यूज होंगी, ध्यान रखना, वो उसके आसपास ही लाई करनी चाहिए। जैसे 2.66 है तो ये इसके आसपास ही लाई कर रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है और यहाँ जो वैल्यू आ रही है इनमें बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है। ऐसा अगर होगा तो बेटा आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर किया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने का काम करते हैं और देखते हैं और एरर के टाइप्स हैं क्या। एरर है, ध्यान रखना, ये बस कैलकुलेशन वाले एरर है। ठीक है, इनका ऐसा नहीं है कोई एग्जाम्पल वगैरह एग्जिस्ट करता है, ये बस हमारे कैलकुलेशन में यूज करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, देखो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप क्या, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर में हम ये पता करने का काम करते हैं कि जो हमने मल्टीपल रीडिंग ली थी, ठीक है, जो हमने मल्टीपल रीडिंग ली थी उसका एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी रीडिंग आई थी हर रीडिंग को हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू के अंदर से माइनस करें। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन है, व्हेन इंडिविजुअल रीडिंग is subtracted from
मीन वैल्यू, अगर इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या करें, मीन वैल्यू के अंदर से माइनस करें तो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, देखो करके दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आई थी, ये 2.66 आई थी। अब इस 2.66 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करें। तो ध्यान से देखना। अच्छा, ऐसे मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सिंबल वाइज दिखा देता हूं। हाँ, ऐसे एक काम करो, x1 से दिखा दो, ऐसे एक काम करो x2 से दिखा दो, क्योंकि बेटा ये सिंबल अभी यूज पड़ेगा। इसको एक काम करो x4 से दिखा दो, इसको एक काम करो x5 से दिखा दो। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे देखो निकालना है कि पहली, ठीक है, पहली रीडिंग में कितना एरर है, तो उसे मैं किससे दिखा रहा हूं, डेल्टा x1 से। अगर मुझे निकालना है कि दूसरी रीडिंग में कितना एरर है, डेल्टा x2 से दिखा रहा हूं। अगर मुझे निकालना है तीसरी रीडिंग में कितना एरर है, डेल्टा x3 से दिखा रहा हूं। इसको डेल्टा x4 से दिखा रहा हूं, इसको डेल्टा x5 से दिखा रहा हूं। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब है एरर इन फिफ्थ रीडिंग, कि जो हमने पांचवी रीडिंग ली है उसमें कितना एरर निकल के आया, ये इसका मतलब। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एरर इन फोर्थ रीडिंग, एरर इन थर्ड रीडिंग, एरर इन सेकंड रीडिंग, एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ये सब मतलब निकल के आ रहे हैं। हाँ सर, क्या करेंगे आप, माइनस करते हैं। तो देखो 2.66 को अगर हम क्या करें, माइनस करने का काम करें किससे, 2.65 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरर कितना निकल गया। इसी तरह अगली रीडिंग हमारी थी 2.68, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर अगली रीडिंग कितनी थी, 2.70, उसकी अगली रीडिंग कितनी थी, ध्यान से देखना। अगली रीडिंग शायद मैंने 2.63 ली थी, नहीं 2.64 थी। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 0.01। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.02। सर एरर माइनस में कैसे आ गया, माइनस में आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस का क्या मतलब है मैं बता दूंगा। वैसे एक्चुअल में माइनस का कोई मतलब है ही नहीं। यहां पर अगर निकालने का काम करें 0.02, यहां पर अगर निकालने का काम करें 0.03, ये निकल के आ गया। तो हमने इस तरीके से पता कर लिया कि इंडिविजुअल रीडिंग में कितना एरर था। ओके, अब ध्यान से देखना। अब मैं बात करने वाला हूं मीन एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं वो तो समझ गए, कि इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर कितना एरर है ये पता करने का काम करते हैं। मीन, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, मतलब जो ये रीडिंग का एरर निकल के आया अब इनका क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सभी को ऐड कर दो, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5। यहां पर हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दी। चलो सभी को वैल्यू रखते हैं, सारी वैल्यू पुट करेंगे। 0.01 यहां रख दिया, यहां पर 0.02 रख दिया, यहां पर 0.04 रख दिया, यहां पर हमने 0.02 रख दिया, यहां पर हमने 0.03 रख। सर माइनस कहां गया, ध्यान से देखना बेटा। एरर जो होते हैं, ठीक है, अभी आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में और थोड़ा सीख जाओगे। एरर को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड ही करने का काम करते हैं। एरर को हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक। भैया मिस्टेक हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखना। ऐसा तो होता नहीं ना कि सर मेरे से पेपर में एक मिस्टेक हो गई, मैं एक मिस्टेक और कर देता हूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कैंसिल कर देगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार।
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है कि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से लग जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ ऐसा दोस्तों में जरूर होता है अगर तुम लोगों ने किया। अब जैसे मान के चलो तुम लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया, ठीक है, वो देखो स्कूल वाली लाइन होती थी, स्कूल का जब टाइम था तो आगे दोस्त खड़ा हुआ है, वो छोटी हाइट का था, ठीक है, अब मान के चलो उसमें एक चांटा खींच के दिया, तो होता ऐसा था जब तक वो एक चांटा खींच के ना मार दे, ठीक है, उसको तसल्ली मिलती नहीं थी। तो वहां पर तो ये बात पूरी तरीके से लागू होती है, ठीक है, कि एक चांटा दूसरे चांटे को कैंसिल कर देगा। लेकिन बेटा ये बात पेपर में लागू नहीं होती और यहाँ पर एरर टॉपिक के अंदर भी लागू नहीं होती। एरर जो होते हैं हमेशा ऐड ही होते हैं, एक गलती को करने के लिए दूसरी गलती नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, एक मिनट। ध्यान रखना बेटा कैलकुलेशन अच्छे से रखना, कैलकुलेशन अगर सही नहीं रखोगे तो आपकी बहुत हद तक चांस है कि मिस्टेक हो सकती है। और एरर वाले सवालों में जो कैलकुलेशन रहती है बहुत ज्यादा टिपिकल रहती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकल के आ गया, 0.024 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका तरीका है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की, जल्दी से देख लो रिलेटिव एरर है क्या। ये बस बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, मैं लिख देता हूं उसकी, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, यही आपका क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। अच्छा इसके लिए मैं एक सिंबल आपको और दिखा देता हूं, कहां गया, इसको ना डेल्टा एक्स एम सिंबल से दिखा। और ये जो आपकी रीडिंग निकल के आई थी मीन वैल्यू, इसको आप क्या करो एक्स एम से दिखा दो, ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि हाँ ये जो मीन या एवरेज निकाला गया है वो रीडिंग्स का निकाला गया है, और ये जो हमने मीन निकाला था ये क्या था, ये एवरेज तो था बट एरर का था। हाँ तो बस ऊपर क्या करेंगे डेल्टा एक्सएम को रख देंगे और नीचे क्या करेंगे एक्सएम को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाए। चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसी के लिए, कहा गया, इसी के लिए जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखना, सॉरी रिलेटिव एरर। एरर कितना आया 0.024, तो उसको ऊपर रख दिया, एक्चुअल रीडिंग कितनी आई थी 2.66, यहां से आपका क्या होगा रिलेटिव एरर निकल के आ जाए, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखना फिर परसेंटेज एरर। भाई साहब परसेंट कैसे निकालते हैं, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लो तो कैलकुलेशन वाले जो एरर थे वो आपके तीनों समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है आपको एरर टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जब तक एरर के क्वेश्चन ना हो तब तक बात नहीं बनेगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होगा, सारे एरर का क्या होगा यूज होगा। उसमें हम सारे एरर को फाइंड करके देखेंगे कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया उसमें हमें बोला जाए कि मीन वैल्यू निकालो या फिर हमसे बोला जाए एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
आओ क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस देखने का काम करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? इन एन एक्सपेरिमेंट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 2.63, 2.56 एंड सो ऑन। फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें बेटा यहाँ पर क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बेटा हम क्या करते थे सर? सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालते थे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उसे इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर से माइनस करेंगे, और फिर जो इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर जो एरर निकल के आएगा उसी का हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मीन वैल्यू को निकालेंगे। उसके लिए क्या तरीका है? सभी को ऐड करो। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ये कर दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे? इसे 5 से डिवाइड करने का काम करते हैं। मैं थोड़ा समय को बचाने के लिए कैलकुलेटर लेने का काम करता हूं। निखिल भैया तुम लोग ऐसा मत करना भैया, पेपर में कोई कैलकुलेटर देखने को नहीं आएगा, वरना वहां भी सोचोगे सर कैलकुलेटर तो मिला नहीं इसलिए हमने किया नहीं। वहां बेटा नीट के एग्जाम के अंदर आपको 1 मिनट के अंदर सवाल करना पड़ता है, तो अपनी प्रैक्टिस तेज रखना। हाँ बेटा, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है 2.624 निकल के आ रहा है। आप इसे चाहो तो राउंड ऑफ करके 2.63 भी लिख सकते हो, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के रूल तो पता होंगे कि जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं आता। सॉरी, यहां पर ना 2.62 है। ये हमारी बेटा क्या आ गई? मीन वैल्यू निकल के आ गई। हाँ सर, अब बेटा मीन वैल्यू तो निकल के आ गई। अब क्या करेंगे? इसे इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर से माइनस करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा x1, फिर हम निकालेंगे डेल्टा x2, फिर हम निकालेंगे डेल्टा x3 और फिर हम निकालेंगे डेल्टा x4 और डेल्टा x5 निकाल लेते हैं सर। डेल्टा x1 के लिए हम क्या करेंगे? 2.62 को 2.63 के अंदर से माइनस करो। इसको क्या करो? 2.62 को 2.56 के अंदर से माइनस करो। अगली वैल्यू दे रखी है 2.62 माइनस 2.71, यहां पर हमें दे रखा है 2.62 माइनस 2.80। अब बेटा माइनस करते हैं। यहां देखो माइनस करेंगे तो एरर कितना आएगा सर? माइनस 0.01 आएगा। यहां कितना निकल के आएगा? 0.06 निकल के आएगा। यहां कितना निकल के आएगा? 0.20 निकल के आएगा। यहां पर सर, यहां पर भी माइनस में आएगा 0.09, यहां पर माइनस 0.08। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्सएम आ जाएगा। तो डेल्टा एक्सएम के लिए हम क्या करेंगे? सभी को ऐड कर दो और जहां पर माइनस साइन आया उसे इग्नोर कर देना। क्यों इग्नोर कर देना भैया? कल ही बताया था, सॉरी कल नहीं, अभी वीडियो के अंदर ही बताया था मैंने कि एरर बेटा हमेशा आपस में ऐड ही होते हैं। एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम एक गलती को सही करने के लिए दूसरी गलती नहीं करते। ध्यान रखना भैया, ये तो कुछ वैसी बात हो रही ना कि 11th में फेल हुए, ठीक है, अब सर एक गलती हो गई, दोबारा गलती करने के लिए एक बार और फेल होंगे, कोई सेंस है इस बात का? खुद ही बताओ यार। चलो ऐड कर देते। तो यहां हो गया 0.01, उसके बाद हमने क्या किया? 0.06 को लिया, उसके बाद 0.20 को लिया, 0.09 को लिया, 0.08 को लिया और हमने क्या? इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बेटा हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां से शुरू हो रहा है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो एरर टॉपिक आपने समझ लिया, आपने इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ लिया, ठीक है, आपने रैंडम एरर समझ लिया, उसके अलावा आपने ह्यूमन एरर को समझ लिया। स्टार्टिंग का पार्ट थ्योरेटिकल था और आप भी समझ रहे हो कि आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नीट के एग्जाम में बेटा आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे या तो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे या फिर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये दो ही चीजें आएंगी, थ्योरी बेस्ड सवाल तो देखो आने नहीं है। हाँ हो सकता है, कई बार मैंने देखा है पिछले साल 2020 के पेपर में एक बार देखा था कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आ गए थे जहां पर सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था, जैसे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है। तो हमें ज्यादा फोकस जो करना है क्वेश्चंस की तरफ ही करना है। ज्यादातर बेटा जो क्वेश्चन आपके टारगेट किए जाते हैं
वो इस वाले टॉपिक के अंदर से किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, या उसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। अब प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर क्या करेंगे, एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जब हम दो ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं जिनके खुद के अंदर एरर है, ठीक है, या उनको डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके एरर का क्या होता है, ठीक है। कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड यहां पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करने वाले हैं, क्योंकि बेटा इस टॉपिक से पक्का आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपके पक्के हो गए नीट के एग्जाम के लिए। इसलिए कहा था ये 2 घंटे की वीडियो, ठीक है, या जितने घंटे की वीडियो बन रही है मुझे तो ध्यान है नहीं, अपलोड करूंगा तब देखूंगा, तो यहां पर आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको फिर एक वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन और स्क्रू गॉज कवर करना है, तो आपके टोटल 12 मार्क्स पक्के हो गए। बहुत ही इजी पार्ट है, ठीक है। अब देखो नीट भी बड़ा चालाक है, वो जानता है कि बच्चे ने एरर टॉपिक नहीं पढ़ रखा 11th क्लास में, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ रखा, इसलिए वो जानबूझ के जो भी क्वेश्चन डालता है इससे डालता है। सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल तो मैंने बहुत ही रेयर देखा है, सवाल आ सकता है तो डायमेंशन का आ सकता है और किसी का नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है, ये इग्नोर मत करना कि स्कूल में नहीं आया तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, भाई ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या करने वाले हैं यहाँ पर, उस पर फोकस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये पहला पॉइंट होगा, ध्यान रखना। फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू for any constant value or number error is always 0। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर हमारा कभी एरर निकल के नहीं आ सकता। जैसे बेटा एग्जांपल देखो, जैसे आपको पता होगा कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है सर, टू पाई रूट एल अपॉन जी आता है। अब यहां पर जी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, एल भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, 2 पाई तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं ना, ये हमारा क्या है सर, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब खुद बताओ कांस्टेंट के अंदर एरर कैसे निकल के आ सकता है। भाई मैंने तुमसे कहा कि इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ मेजर करके आओ, तो लेंथ एक क्वांटिटी है तो उसमें एरर निकल के आ सकता है, निकलिए तो नंबर है, ठीक है। नंबर को क्या मेजर करेंगे, नंबर तो नंबर ही है, इसलिए मैंने बेटा पहले लिख के बता दिया कि किसी भी कांस्टेंट नंबर के अंदर एरर निकल के नहीं आता, एरर हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही निकल के आता है। अब वो कुछ भी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, करंट हो सकता है, टेम्परेचर, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखना। जैसे आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा अभी रिसेंट 11th क्लास में, स्टोक्स लॉ के अंदर पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 6 पाई RVL। अब यहां पर बेटा आपका जो 6 पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर बेटा ये आपका कांस्टेंट है तो ध्यान रखना इसके अंदर कोई भी एरर निकल के नहीं आए, ठीक है। क्लियर हो रही है, इतनी बात की नहीं हो रही, हाँ सर। बाकी ये आपका रेडियस है, ये वेलोसिटी है, और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कुछ चैंपियन लोग सोचेंगे कि नहीं सर ये तो नीटा है, ठीक है, हाँ भैया नीटा है मान रहे, बट एक्चुअल नाम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। खैर ये सब थोड़ी दूसरी बात हो गई। अच्छा, रूल शुरू करने से पहले एक बात और सुन लो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर चालू नहीं हुआ है, उसके रूल चालू होने वाले हैं, बट ये 2-3 बातें आपको पहले पता होना चाहिए शुरू करने से पहले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, देखो ध्यान रखना एरर का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने किसी चीज की लेंथ मेजर करी,
ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, मैंने उसकी लेंथ मेजर करी, तो लेंथ मान के चलो उसकी निकल के आई चलो 50 सेंटीमीटर निकल के आई, 50 सेंटीमीटर निकल के आई, बट इसे मैं जो लिखने का काम कर रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या बता रहा है सर? ठीक है, ये प्लस माइनस क्या बताने का काम कर रहा है? देखो बेटा, प्लस ये बताने का काम करता है, सुनना ध्यान से, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पता होना चाहिए। 50 जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू, और ये जो है आपका एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो 50 लेंथ मेजर की है उसमें क्या हो सकता है, 2 आपका ज्यादा भी हो सकता है और 2 आपका कम भी हो सकता है, ध्यान रखना। प्लस लिखा है, अगर प्लस लिखा है तो 50 में 2 को ऐड किया, कितना हो गया, 52 हो गया। माइनस किया सर 48 हो गया। मतलब बेटा हमने जो मेजर किया उसमें एरर तो है, एरर है, कितने का एरर है पता चला, 2 का एरर है, तो मतलब ये वैल्यू जो है 52 भी हो सकती है। ठीक है, हमें नहीं पता ना उस 2 का, वो 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है, और 2 वैल्यू कम भी हो सकती है, या हो सकता है एक्यूरेट 50 हो। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है, जो भी वैल्यू होगी या तो 58 होगी, 52 होगी, या 48 होगी, या फिर उसके बीच में रहेगी, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही? इसको यार ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये तुम लोग को बढ़िया कहानी सुनाते हैं। तो क्या था कि मैं अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, जब 11th क्लास में था, अभी तो ठीक है थोड़ा बहुत फिट वगैरह हो गए रनिंग वगैरह करके, उस वक्त मैं था बहुत हेल्दी टाइप का। ठीक है भाई साहब, मतलब मेरा जो वेट था वो भी 95 केजी था। स्कूल वाला मास्टर पूछता था, ठीक है, पीटी वाला जो टीचर था, कि वेट कितना है, 95 केजी। पता नहीं लगता था किसी हाथी का वेट बता रहे हैं। तो भैया मेरा वेट जो था बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब 95 केजी वेट था, तो बेटा क्या आता है ना कि अब मोटे लोगों के संग बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। पंगा क्या हो जाता है कि मेरे मामा के लड़के की शादी थी। अब शादी में जनरली क्या होता है कि वो भानेज वगैरह को कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, तो वहां से वो पूछ रहे हैं कि हाँ कमर कितनी है। अब भैया उनको कौन बताया कि कमर ही 42 है। ठीक है, पता नहीं 42 थी या 40 थी, मुझे तो एक्यूरेट कमर नहीं पता, बट हाँ घर वालों ने बता के भेज दिया कि हाँ उसकी इतनी कमर है। अब हुआ बेटा क्या पंगा देखना, कि 42 भेजा, यहाँ से घर वालों ने भेज दिया कि 42 कमर की जीन्स वहां से भिजवा दीजिए। अब कपड़े भी थोड़ा ऐसा होता है कि कपड़े जो बड़े होते हैं ओवरऑल बड़े होते हैं, ये नहीं कि कमर तो बड़ी है बट नीचे से छोटे हैं। तो भाई साहब ऐसा हुआ, ठीक है, कि जब मैंने उसको पहना, ठीक है, मेरे पैर थे इतने से, देखना ये मेरे पैर, मेरे पैर इतने से थे। और उसके बाद ऐसा हुआ जब मैंने कपड़ा पहना, ठीक है, अरे यार, और जब मैंने कपड़ा पहना भाई साहब वो तो नीचे तक पूरा लटक रहा है। समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ठीक है कि जीन्स भेजी है कि वहां से पजामा भेज दिया, ठीक है, इतना लंबा जा रहा था। बाद में फिर उन लोगों को फोन करके कहा कि नहीं भैया आपने तो बहुत ज्यादा बड़ा भेज दिया, अब छोटा भेजो। अब छोटा भेजा, ठीक है, छोटा भेजा तो उन्होंने क्या किया, अब 38 नंबर भेज दिया, क्योंकि हमने कॉल करके कहा कि बात बन नहीं रही है, नीचे तो बहुत ज्यादा लटक रहा है, इसको तो कटवाना पड़ेगा। अब कटवा देंगे तो फिर जीन्स कैसे? तो फिर मैंने कहा एक काम करो 38 नंबर वाला भेजो। अब जब उन्होंने 38 नंबर वाला भेजा, ठीक है भाई साहब, हुआ ऐसा कि भाई बात है ना, देखो इंसान जब मोटा होता है तो उसका केवल पेट थोड़ी बाहर निकलता है, हाथ पांव वगैरह पूरा शरीर मोटा हो जाता है। तो वही बात है कि जब मैंने उसको पहना 38 नंबर वाले को, एक तो भाई साहब कह रहा हूँ वैसी टाइट, मतलब कमर के पास भी निशान पड़ गया था, और ऊपर से थाइज में नीचे तक भाई साहब क्या बताऊं, इस तरीके से लग रहा था, मतलब इतना अनकंफर्ट हो चुका था कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ज्यादा भेजने की बारी आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा भेज दिया, ये कमर में एक्चुअली थोड़ा सा ढीला था। कम की बारी आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो वही मैं बताने का काम कर रहा हूँ कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो एरर होता है वो थोड़ा बहुत ही होता है। इसको भाई साहब पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि क्रॉप टॉप पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो अजीब होते हैं भाई साहब ये रिश्तेदार लोग भी। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि प्लस माइनस के बाद जो लिखा है वो आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। आइए अब हम क्या करते हैं, पहले रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं कि वो क्या है। देखो पहला जो रूल है हमारा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। देखिए क्या कहा जा रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम बेटा ये देखने का काम करते हैं कि अगर हमारे पास दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके अंदर एरर रिप्रेजेंट, एरर मतलब मौजूद है, कितना है वो हमें नहीं पता, बस है,
अब उनको या हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके एरर का क्या होगा। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपसे बोलने का काम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, चलो एक काम करते हैं, इसको किससे दिखाने, चलो एक्स से दिखाने। एक मेरे पास क्वांटिटी है एक्स, दूसरी जो क्वांटिटी है मेरे पास मैं उसे किससे दिखा रहा हूँ, वाई से दिखाने का काम। अब एक्स को दिखाएंगे कैसे देखना, तो एक्स को दिखाने का काम कर रहे हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, वाई को कैसे दिखाएंगे, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ऐसे दिखाने का काम करेंगे। हाँ ऐसे दिखाएंगे। अब आगे देखना, अब मैंने कहा एक काम करते हैं, हमें पता है कि दोनों क्वांटिटीज के अंदर एरर प्रेजेंट है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है सर, कर दिया। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा हमने किया। देखो स्टेटमेंट जो है बड़ा सिंपल सा है, आपको स्टेटमेंट याद करने के नंबर थोड़ी मिलेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि चीजों को लगाना कैसे। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर में आएगा तो क्वेश्चन आएगा, तो आप बस चीजों को याद रखो। आप जब बेटा नीट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं लिखवाई जाती, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये तरीका होता है। ठीक है, स्कूल वगैरह की थ्योरी अब गई, अब डेरिवेशन के पीछे नहीं भागना है। हाँ, ऐड करते हैं। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो क्या करो, देखो मैंने कहा ये एक्चुअल वैल्यू होती है और ये इसका एरर होता है। सबसे पहले एक्स और वाई को एक साथ लिखो, लिख लिया। इसके अलावा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को एक साथ लिखो, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब देखना रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखो एक्स प्लस वाई तो हम जानते हैं जेड के बराबर ही था, तो उसको जेड करके लिख लिया, और ये जो है एरर बता रहा है दोनों के अंदर, बस यहां से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि सर जब भी हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, उनके जो एरर होंगे, देखो एक्चुअल वैल्यूज तो ऐड ही होंगी, उनमें तो कोई पंगा नहीं, लेकिन जो एरर होंगे वो भी ऐड होंगे। सर माइनस कर दिया तो क्या होगा, लो माइनस का देखो, माइनस वाले को ना मैं यहां बता दूं, सब्ट्रैक्शन दिख तो रहा है ना आप सही से। तो बेटा सब्ट्रैक्शन में भी देखो, दोबारा हम दो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने ए को ले लिया, ए को मैं लिख रहा हूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले ली बी, तो बी को मैंने लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हाँ सर, अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को हम इस बार सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यहां पर मैंने ए माइनस बी कर दिया, ए की जगह हम ए प्लस माइनस डेल्टा ए को रख देंगे, माइनस यहां पर मैंने किसको रख दिया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी को रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, बस बेटा कुछ मत करो, ए और बी को साथ में लिखो, तो मैंने ए माइनस बी को साथ में लिख लिया, प्लस माइनस मैंने इसके और इसके अंदर से कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। मतलब सर हमें यह पता चल गया कि चाहे हम दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर एरर प्रेजेंट है उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनके एरर जो होंगे वो ऐड होंगे हमेशा, बाकी जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, हो गया बस। इसी को चाहो तो फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो बस ये बेटा आपका पहला रूल है, केवल आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, आखिरी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी निकल आप एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है बेटा, अगले रूल की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मतलब सर अब दो क्या करने वाले हैं, अब हम दो क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रूल दोनों के लिए सेम रहने वाले। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई को इधर बता दूंगा, डिवाइड को इधर बता दूंगा।
करना दोनों में सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। देखो ध्यान से क्या करने वाले। तो सबसे पहले जैसे बेटा अगेन वही बात, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, हम उनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो कैसे देखेंगे, z इज इक्वल टू मैंने a इंटू बी करके लिख दिया। हाँ सर, a इंटू बी। अब बेटा a के अंदर भी कुछ एरर होगा, b के अंदर भी कुछ एरर होगा, ठीक है। इस a को मैं चाहूं तो अलग से ऐसे भी दिखा सकता हूं कि a जो एक्चुअल में हमारा है वो क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा है, और b जो एक्चुअल में हमारा है b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी सही है। फिलहाल ये तो बात सिंपल सी है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, तो दोनों क्वांटिटीज के अंदर एरर तो होगा ही होगा। ठीक है सर, हाँ इतना तो समझ गए। अब इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया। सर रूल तो बताओ कि अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, अगर दो क्वांटिटीज जिनके अंदर एरर प्रेजेंट है, आप उसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके रिलेटिव एरर को ऐड कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव एरर लिखते कैसे हैं, थोड़ा पीछे आ जाओ जरा। क्या है ना कि तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो तुम लोग को ध्यान दिलाना जरूरी है। कहाँ गया यार, हाँ ये रहा रिलेटिव एरर। देखो बेटा रिलेटिव एरर में क्या करते थे, जो एरर का मीन आया था उसे ऊपर रखते थे, और जो मीन वैल्यू थी उसको नीचे रखते थे। बस वही काम यहां पर करना। अब सर यहाँ मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तो दे नहीं रखी। यहाँ देखो मीन वैल्यू का कोई ज्यादा फंडा नहीं है। आप बस क्या करो, देखो यहाँ रिलेटिव एरर z का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सर डेल्टा z को मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे क्या आ गया z। हाँ सर, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डेल्टा a को लिखा और a को नीचे भेज दिया, ये भी हो गया। फिर मैंने क्या किया, प्लस। अब ये मत पूछना सर ऊपर मल्टीप्लाई था प्लस कैसे आ गया, भैया रूल इज रूल। ठीक है, आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि रूल ये कैसे आया ये बताओ, वो सब जमाने अब चले गए। आपको बस पेपर में क्वेश्चन करके दिखाना है, जिसके लिए बस आपको रूल पता होना चाहिए। और मन में बी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी करके लिख। ठीक है, बस ये आपको करना है और यही आपका रूल। और ध्यान रखना, इसे हम जब हम रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं तो इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। फ्रैक्शनल एरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इस वजह से। तो अगर पेपर में बोला जाए कि फ्रैक्शनल एरर निकालो, कोई अलग एरर नहीं है, आपसे रिलेटिव एरर की ही बात की जा रही है, ध्यान रखना। अब सर अगर इसी का परसेंटेज एरर पूछ लिया तो क्या करेंगे, भैया अगर परसेंटेज पूछ लिया तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो मैं नीचे करके दिखा रहा हूं। अगर हमसे पूछ ले कि परसेंटेज एरर बताओ, तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100। इसी तरह यहां पर भी डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100। ये करने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बस बेटा कुछ नहीं किया, मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा इधर देखो जरा, सर डिवाइड में है तो क्या करेंगे, बस वही करना है। क्या करना है, डेल्टा z बाई जेड को यहां लिखा और डेल्टा a बाई ए को इधर लिखा, प्लस अगेन वही बात है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो दोनों के लिए सेम रूल है, रिलेटिव एरर को ऐड करना है, फर्क नहीं पड़ता। और यहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक देखो मजा आने वाला है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले हम एक काम करते हैं, एक रूल और बचा है उसको देख ही लेते हैं। तो बेटा ये आपका थर्ड रूल होने वाला है, ध्यान रखना। दो रूल आपने देख लिए, थर्ड रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ फिजिकल क्वांटिटी आर प्रेजेंट is raised to some power,
हमसे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है बट उसकी कुछ पावर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास बेटा ये दे रखा है z इज इक्वल टू e की पावर 3। अब मुझे क्या करना है? मुझे एरर पता करना है, या एक काम करो, उसको ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ए और बी अपने आप में कुछ क्वांटिटी होगी जिनके अंदर एरर प्रेजेंट हो। अब मुझे पता करना है कि इस पावर का क्या करेंगे। तो बेटा देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे लिख लिया, पावर को आगे भेजो, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, ठीक है। यहां पर बी के लिए क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लाई में दो क्वांटिटी लिखी है, इसको भी आप क्या करो, ऐसे करके लिख लो, डेल्टा बी बाई बी, बस हो गया आपका। ये बेटा आपका रूल है। तो बेटा आपके सारे रूल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते। देखिए सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, एक बार उस पर फोकस करते हैं। हमें बेटा क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। एक बॉल का हमें रेडियस दे रखा है 5.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर कितना होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल में, हमें ये बता रहे हैं, ठीक है सर। क्या करेंगे सर? यहाँ पर देखो, अब बॉल का जो शेप होता है वो कैसा होता है सर? बॉल तो स्फेरिकल होती है, तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाते हैं। तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। क्या निकालना है हमें? हमें परसेंटेज एरर निकालना है इस वॉल्यूम के अंदर कितना है, ठीक है सर। अब देखो इसको मैं v करके लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला। अब एक बात ध्यान दो, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं आता है, ये मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूं, ठीक है। हाँ सर, तो 4/3 पाई से हमें कोई ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। अब बच रहा है आर, ए की फिजिकल क्वांटिटी है। क्या करेंगे? देखो अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले डेल्टा वाई वी करके लिखा, परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ सर कर लिया, 3 को आगे भेज दिया, यहां पर हमने डेल्टा आर बाई आर लिखा इंटू 100 कर, क्योंकि परसेंटेज एरर है तो करना पड़े, ठीक है। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लो, हो गया बस। लो 3 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है सर? डेल्टा आर दे रखा है 0.2, ध्यान रखना ये रहा डेल्टा, और आर कितना हो जाएगा सर? 5.4 हो जाएगा, ठीक है सर। ऐसा कुछ हो गया, यहां पर हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो यहां पर हमारा कितना आ गया सर? यहां पर हमारा आ गया 27। इससे ये कैंसिल कर दिया तो यहां पर हमारा 9 आ गया। कितना बच रहा है सर? 100 के समथिंग कुछ बच रहा है हमारा। अच्छा, अब 9 और 100 को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1 खैर 11.1% आंसर। पॉइंट के बाद 1 का ज्यादा कोई मतलब होता नहीं, और उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि कैलकुलेशन में आपके जो ऑप्शन है पूरी तरह मैच नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन भी चेक करता है बेटा एग्जाम में। वो ये नहीं देखता कि बच्चे को बस फॉर्मूला लगाना आता है, कि वो ये भी देखता है कि बच्चा कम टाइम में, ठीक है, बच्चा कम टाइम में कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, कितना सही कर पा रहा है, इसलिए वो ऑप्शन भी जो रखेगा बहुत ज्यादा क्लोज रखेगा। अब जैसे 11.1 आएगा तो बहुत लोग अरे यार गलत आ गया, आपको गलत नहीं है बेटा, वो आप उसके आसपास देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, वैसा ही क्वेश्चन है, इज 1%। परसेंट है मतलब परसेंटेज एरर दे रखा है। एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, अच्छा तो वॉल्यूम में कितना एरर होगा परसेंटेज में? सीधा आंसर है, समझ रहे हो कैसे? देखो ऐसे, अब तो यार देखो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए नीट में, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप
क्वेश्चन को ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, ये तो बस समझाने के लिए था। लेकिन आप कोशिश करो कि पेन का कम से कम यूज करो, और ये तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब बेटा आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर पे खुद प्रैक्टिस करो। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करो, इधर उधर की बुक पे भी मत जाओ, समय खराब होगा। आप प्रीवियस ईयर लगा लो 2015 तक के, इतने में ही आपका काम हो जाएगा और आपकी काफी हद तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहां देखो बेटा, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर निकालना था। क्या फॉर्मूला होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा बाई वी करके लिखेंगे। परसेंटेज है 100 का, मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं, 3 आगे गया, यहां पर बचा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी थी? 1%। आगे आंसर। तो जरूरी नहीं आप ऐसा दिखाओ, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। भैया समय की बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में। आगे देखो बेटा, आपसे क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। A quantity is represented by x is equal to m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। परसेंटेज एरर हमें निकालना है, MLT के अंदर कितना हो। अच्छा, तो परसेंटेज एरर देखो आपका दे रखा है अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट एंड गामा परसेंट। परसेंटेज एरर इन x कितना हो, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दो। क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई में लिखा है तो रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। हाँ सर, ए जो है आगे आ गया, ए जो आगे आ गया, और m के अंदर कितना दे रखा है? अल्फा परसेंट। बी आगे आ गया, एल के अंदर बीटा परसेंट दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। मतलब आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। बोलो क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? ठीक है, तो बस ये बेटा आपके कुछ सवाल थे जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन वगैरह पे कराए। काफी इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो पिछले 5 साल के, इससे जो भी सवाल आए काफी आसान होते हैं। मतलब अगर आपने एक बार टॉपिक को पढ़ रखा है ना, तो आप पक्का क्वेश्चन कर जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका जो नीट एग्जाम है अगले 1 मंथ के अंदर होने वाला है। अब बेटा हमारे पास एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नाम है 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गॉज करके, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसलिए मैंने उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर हमने केवल एरर की बात की है। जस्ट 1 घंटा मुश्किल से लगेगा या उससे भी कम मिनट, और आपका वो वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ाई करते रहिए।